जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं 2.11। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹10,000 एट द रेट 4% कंपाउंड क्वार्टरली है। 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं। दिस विल बी योर प्रिंसिपल अमाउंट। रेट है आपका 4%, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है एंड रिसीव द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। टाइम 5 साल है और जो अमाउंट उन्होंने हासिल की है यानी कि एस, ये आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। नॉर्मली इस तरह के सवाल करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम लोग इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस व्हाट इज़ द रेट। रेट इज़ 0.04, लेकिन हमारे साथ रेट के साथ जो है ना वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। राइट एरो, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर टाइम। टाइम इज़ 5 ईयर मल्टीप्लाई बाई 4, सो वी विल गेट द आंसर 12,000 एंड 02 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। बिलाल इन्वेस्टेड ₹500,000 फॉर 7 ईयर्स। 5 लाख रुपए, दिस इज हिज इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी। 7 साल की इन्वेस्ट की। आफ्टर विच ही रिसीव्ड ए लम्प सम अमाउंट ऑफ 896793, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर अमाउंट है। इफ ही अर्नड 10% इंटरेस्ट, ये आपका रेट है। कंपाउंड एनुअली यानी कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। टाइम जो है ये लास्ट 4 ईयर्स है। टोटल टाइम कितना था? 7 साल। उसमें से आखिरी 4 सालों में जो उसने इंटरेस्ट हासिल किया है वो 10% के ऊपर हासिल किया है। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डिड ही अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। देखिए, जरा इसको लिख लेते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। हुआ ये कि आपने 5 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट किए। 5 लाख रुपए जब आपने इन्वेस्ट किए तो उसके बाद आपको पहले 3 सालों तक किसी एक खास x% के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहा। आपका रेट जो था डेट वाज x%, और आपकी जो कंपाउंडिंग उस केस में थी डेट वाज, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी थी 1। इस डेट पे क्या हुआ? 3 साल के बाद अगले 4 सालों के लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट मिला वो चेंज हो गया, यानी कि रेट वाज व्हाट? 10% कंपाउंड एनुअली फॉर दिस टाइम पीरियड। तो अब हुआ ये होगा कि पहले 5 लाख रुपए के ऊपर वो जो अननोन इंटरेस्ट रेट है x%, उसके ऊपर आपको पहले 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहा। फिर जो अमाउंट बनी होगी उसके ऊपर फिर आगे 4 साल तक जो है वो आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहा होगा, और फिर आपके पास जो है ना वो अमाउंट बनी 896793। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये बनेगा S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर T, और ये है पहले 3 सालों के लिए, फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए। और फिर उसके बाद अगले 4 सालों के लिए जो यहाँ की जो फ्यूचर वैल्यू बनी होगी, इस पूरी की पूरी फ्यूचर वैल्यू को दोबारा हम लोग एस के तौर पे कंसिडर, पी के तौर पे कंसिडर करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर रेज टू पावर टी के साथ अगले 4 सालों के लिए। ठीक है, तो यानी कि पहले हम इस 5 लाख रुपए को पकड़ेंगे और इसके ऊपर रेट लगाएंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर जो इसका एस होगा उसको पकड़ेंगे और फिर उसको उसके ऊपर रेट लगाएंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट 500,000, इसके ऊपर लेट सपोज कि मैं कहता हूं रेट है जी x%, रेज टू पावर 3। तो ये वो अमाउंट है जो पहले 3 सालों के बाद हमारे पास आ जाएगी, ये सारी की सारी। ये हमारा एस है ना, फ्यूचर वैल्यू है, जो कि पहले 3 सालों के बाद हमारे पास आ जाएगी। ओके, इसके बाद इस सारी की सारी अमाउंट को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर, और इस दफा जो आर है अगले 4 सालों का जो आर है दैट इज व्हाट? 10%। 1 प्लस 10% रेज टू पावर 4। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 लाख को पकड़ा, उसके ऊपर पहले 3 सालों तक 10% के हिसाब से रेट लगाया, और अगले 4 सालों तक 10% के हिसाब से रेट लगाया। तो जो हमारे पास जो अमाउंट बनी डेट वाज 896793। ले जनाब, अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से आपने x फाइंड आउट करना है, जो कि सिंगल एक अननोन वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर। सिंपल है, 500,000 हम पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे एंटर कर देंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाते हैं। हम कहते हैं 500,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस
अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 3 राइट एरो। अब हम जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तब आपको पता चल जाना चाहिए कि वो जो 5 लाख रुपए के साथ हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी उसके बाद जो ब्रैकेट शुरू की थी वो अब हमने ओपन कर ली है। इवन क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सो यू डोंट नीड दीज ब्रैकेट्स, आपको इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं जी ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर हम लोग दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 0.1 और ये रेज टू पावर करना है 4 राइट एरो अल्फा इज इक्वल टू 896793 शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग शुरू में ब्रैकेट लगाना भूल गए थे 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 4। तो अगर कभी आपको सिंटैक्स एरर आ जाए तो आप दोबारा ज़रा अपने सिंटैक्स पे गौर करें तो फिर आपको वहाँ से समझ आ जाएगी कि आपने कहाँ पे गलती की है। सो द x इज 0.07, so the x is 0.07 या 7%. A company intends to invest rupees 3 million into a project which would yield 10%, 12% and 14% during 3 years respectively. यानी कि 3 मिलियन एक प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे, वहां से आपको 10%, 12% और 14% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है जी, यानी कि 3 मिलियन का आपका एक आउटफ्लो है। आउटफ्लो कितना है जनाब? 3 मिलियन का। और इनफ्लोज जो है वो आपको बजाय इसके कि वो अमाउंट्स में बताता, उसने परसेंटेज में बता दिया। 10% पहले साल में, 12% दूसरे साल में और 14% तीसरे साल में। कुछ लोग गलती ये करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये है हमारे इंटरेस्ट रेट्स। ये इंटरेस्ट रेट्स नहीं है, इनफ्लोज है। इनफ्लोज अगर परसेंटेज में दिए गए हों तो इसका ये मतलब होता है कि इनफ्लोज जो है दीज आर एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअली पहले साल में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 0.3 मिलियन, दूसरे साल में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 0.36 मिलियन, तीसरे साल में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 0.42 मिलियन। तो ये जनाब हमारा एक आउटफ्लो है और ये 3 हमारे इनफ्लोज हैं। ये पहले साल पे मिलेगा, ये दूसरे साल पे, ये तीसरे साल पे। जो आउटफ्लो है वो 0 ईयर पे है। ठीक है जी। द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि तीसरे साल के एंड पे उनको 0.42 मिलियन भी मिलेगा और 3 मिलियन भी मिलेगा। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, अगर हम लोग टैक्स रेट जो है वो 10% रखते हैं, रेट 10% रखते हैं, तो प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी, यानी कि हम लोगों ने एनपीवी फाइंड करनी है एट द रेट 10%। तो जनाब यहाँ से नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना तो है काफी इजी। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कहेंगे जनाब के हमारे कैश फ्लोज हैं 0 ईयर पे, 1 ईयर पे, 2 ईयर पे, 3 ईयर्स पे। 0 ईयर पे हमारा आउटफ्लो है 3 मिलियन का और पहले साल पे हमारा जो इनफ्लो है वो है जी 0.3 मिलियन का, दूसरे साल पे है जी 0.36 मिलियन का और तीसरे साल पे है जी 0.42 मिलियन का। बल्कि इसके साथ ये 3 मिलियन भी तीसरे साल पे ही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.42 मिलियन। अब हम लोगों ने इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के टेबल से भी निकाल सकते हैं। हमारा रेट जो है वो है जी 10% और टाइम जो है वो ईयर 1, 2, 3, 4 है। जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको टेबल यूज करना भी आप सिखा रहा हूँ। जो है कि आपने टेबल्स अपने दिए हैं जो आपको एग्जाम में अवेलेबल होंगे, वहां से भी आपके लिए चीजें काफी ईजी हो जाएंगी। जी जनाब, ये मैथमेटिकल टेबल्स आप लोगों के सामने मौजूद है, ये आपको एग्जाम में नजर आएंगे। ये मैथमेटिकल टेबल्स जो हैं ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसमें आपको पेज नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू के टेबल्स मिलेंगे। हम लोग पेज नंबर 5 के ऊपर चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के टेबल्स आपके पास मौजूद होंगे। ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास रेट्स हैं, रेट है हमारे पास 10%। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास जो है ना ईयर्स लिखे हुए हैं, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं 10% रेट के ऊपर ईयर 1 का, तो डेट विल बी 0.909। तो हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको पहला जो साल है इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 0.909 से। दूसरा जो साल है उसके लिए है जी 0.826, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.826 के साथ। तीसरा जो है दैट इज 0.751। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे जी 0.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर -1। तो जब आप 1 प्लस आर रेज टू पावर -1 करेंगे, 1 प्लस आर यानी कि 10% रेज टू पावर -1, तो
कैलकुलेटर पे करते हैं, 1.1 रेज टू पावर -1, तो आपके पास एग्जैक्टली 0.909 ही आंसर आएगा जो आपने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक्चुअली हर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करके उसका एक टेबल बना दिया गया है जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल कहते हैं। तो अब सिंपल हो गया जी, 3 मिलियन जो है ये आपका आउटफ्लो है, ये हम ऐसे करके लिखेंगे। इसके बाद हम लोग कैलकुलेटर पे ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। गौर से देखिएगा जरा, सबसे पहले माइनस का साइन लगाया मैंने और 3 मिलियन एंटर कर दिया, प्लस 3,300,000 मल्टीप्लाई बाई 0.909 प्लस 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, नहीं, दूसरे साल का जो फैक्टर है डेट इज 0.826 मल्टीप्लाई बाई 3,42,000, नहीं 3.42 मिलियन है ना, 3,420,000, ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस होगा 3,420,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751। अब आपको उलझन हो रही होगी कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ब्रैकेट्स नहीं लिखी, तो अगर उसने आपस में मल्टीप्लाई करने वाले को ऐड कर दिया या ऐड करने वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या करेंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि कैलकुलेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये रूल होता है कि वो पहले सारी मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करता है, फिर उसके बाद नंबर्स को ऐड लेस करता है। तो जैसे मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली ये सारे काम यानी कि ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट लिखने के बाद इन सब का फाइनल आंसर मुझे बता देगा 138,480, 138,480। अच्छा, अब ये आंसर हमारा टैली अगर हम गौर से देखें तो ये 139,745 के बड़ा आसपास है। अब आंसर में ये डिफरेंस इस वजह से आता है कि अगर हम लोग खुद कैलकुलेशन कर रहे होते तो हम 0.909 जो है इसको आगे लेकर जाते हैं, 0.826 को भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आते। तो अगर हम ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को लिखते तो हम इस आंसर के आसपास पहुंच जाते। लेकिन फाइनेंस के अंदर ये ज़हन में रखिएगा कि कभी कभार ऐसे होता है कि राउंडिंग की वजह से, जो रेट आप यूज़ करते हैं उसकी राउंडिंग की वजह से आप एग्जैक्ट उस आंसर पर नहीं पहुंच पाते जो आपको लगता है कि आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन आप देखिए अगर गौर से तो एग्जामिनर भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए उसने क्या किया है, जो बाकी ऑप्शंस बनाई हैं वो इतनी दूर दूर बनाई हैं कि आप जितनी मर्जी राउंडिंग कर लें, आप इनमें से किसी और ऑप्शन पे गलती से भी फॉल नहीं कर सकते। तो अगर हम 138,480 की बात कर रहे हैं, आपको श्योर है कि आपने कैलकुलेशन ठीक की है, तो आप इससे बिल्कुल जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसे टिक कर दें, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। Imad is planning to invest in a scheme whereby he would be required to invest 150,000 annually, 1,50,000 रुपए एनुअली इन्वेस्ट करने हैं। इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी एन एनुअटी, क्योंकि हर साल आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इट मीन्स कि ये हमारी एनुअटी ऑर्डिनरी नहीं है, एनुअटी ड्यू है फॉर 5 years, 5 सालों तक। If the interest rate is 7%, what would he receive at the end of the 5th year? 5% इंटरेस्ट रेट है, 7% इंटरेस्ट रेट है, 5वें साल के एंड पे उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है, हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी फाइंड आउट करनी है और एन्युटी ड्यू है। तो लेट सपोज कि हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं और हम लोग सीधा ही कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। हम कहते हैं कि एन्युटी ऑर्डिनरी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटल R 150,000 इनटू, फिर एक और ब्रैकेट 1 प्लस R, व्हाट इज द R? R is 0.07 raised to power 5, राइट एरो, -1, फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी, नीचे चलते हैं 0.07, और क्योंकि ये एन्युटी ऑर्डिनरी नहीं है, एन्युटी ड्यू है, तो 1 प्लस R से इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 922,994, ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये सवाल आपको दो तरह से आ सकता है। एक आएगा और जो नीचे ऑप्शंस होंगी उन ऑप्शंस के साथ जो सिलेक्ट करने वाला बटन बना होगा वो सर्कल होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि ऑप्शंस के साथ जो सिलेक्ट करने वाला बटन हो वो स्क्वायर हो। तो सर्कल का मतलब है कि यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्क्वायर का मतलब होता है मोर देन वन ऑप्शंस, आप एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक एक करके इन सिचुएशंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या गलत है क्या सही है। पहला है डिस्काउंटिंग
estimates the present day equivalent of a future cash flow at a specific time in the future at a given rate of interest। बिल्कुल ठीक बात है। डिस्काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट अमाउंट फाइंड आउट करते हैं कि अगर आज से 5 साल के बाद 2 लाख रुपए की कितनी वैल्यू है, आज उसकी वैल्यू के इक्वल अमाउंट कितनी होगी, हम इक्विवेलेंट अमाउंट फाइंड आउट करते हैं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के केस में। मल्टीप्लाइंग बाय ए डिस्काउंट फैक्टर इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय ए कंपाउंड फैक्टर। बिल्कुल गलत बात है। कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस आर रेज टू पावर टाइम, और डिस्काउंटिंग फैक्टर है डिस्काउंट फैक्टर माइनस टी के साथ होता है और कंपाउंड फैक्टर जो है वो प्लस टी के साथ होता है, 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। तो ये कैसे मुमकिन है कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना जो है वो सेम बात हो? The present value of a cash flow is the reciprocal of its future values। नहीं जनाब, present values इसकी future values का reciprocal नहीं होती हैं, बल्कि हम future values को discounting factor से multiply करते हैं। reciprocal क्या होता है जरा सोचे। हम कहते हैं ना 3 है तो इसका reciprocal होगा 1/3, ऐसे थोड़ी होता है। इसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ, कंपाउंडिंग फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू यानी कि एस और पी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स नहीं होते हैं। तो पॉइंट सी भी गलत हो गया। पॉइंट डी है प्रेजेंट वैल्यू फेल्स टू अप्रेज लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल कैश फ्लोज। गलत बात है। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक तो लगाते ही इसलिए हैं कि हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मल्टीपल कैश फ्लोज होती हैं। तो उसने कहा जी कि ये फेल हो जाता है। हम कह रहे हैं कि एक काम हम करते ही इसलिए हैं कि हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट्स के जिसमें मल्टीपल कैश फ्लोज हैं उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू लगाते हैं। वो कहता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगाते, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है। If the nominal interest rate is 9%, compounded monthly, then effective rate, हमें पता है कि rate effective is equal to 1 plus rate nominal divided by n raised to power n minus 1। तो जब आप इस फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास है जी 1 plus 9% डिवाइडेड बाय कंपाउंड मंथली है तो 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1 जब आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका आंसर 9.38 के इक्वल ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि परपेचुटी कहीं खत्म ही नहीं हो रही होती, इसलिए इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, ये बात गलत है। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। परपेचुटी फैक्टर इज स्क्वायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। परपेचुटी फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्क्वायर नहीं होती। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं? इंटरेस्ट रेट को। तो परपेचुटी फैक्टर एक्चुअली r इंटू 1/r है ना, ये इसे हम परपेचुटी फैक्टर कहते हैं। इट इज नॉट स्क्वायर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। तो परपेचुटी फैक्टर जो होता है यानी कि r के साथ हम जो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/r, इसे हम परपेचुटी फैक्टर भी कहते हैं। और ये स्क्वायर नहीं होता, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड एन्युटी माइट बी अज्यूम्ड व्हेन ए कांस्टेंट कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम इनटू द फ्यूचर। ठीक है जी। अब जरा देखें, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जब हमें एक कांस्टेंट कैश फ्लो आता है और वो भी क्या है लॉन्ग टाइम इनटू द फ्यूचर, तो हमने एक बात की थी कि काफी ज्यादा आगे फ्यूचर में जाके जो आइटम्स होती हैं उनकी कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निल हो जाती है। गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम आज खड़े 2022 में लेट्स सपोज, और मैं कहता हूं कि 4022 में भी हमें एक पेमेंट मिलेगी 50 लाख रुपए की। इस 50 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 2000 साल पीछे आप फाइंड आउट करेंगे ना तो वो जीरो आएगी, 0.00000 समथिंग आएगी। ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कंपाउंड एनुअली है, और ईयर्स जो है टाइम ये 2000 ईयर्स है। तो इस केस में इसकी प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम आएगी। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एन्युटी जो कि लॉन्ग टाइम इनटू द फ्यूचर है, हम उसे अज्यूम नहीं करते हैं। माइट भी अज्यूम की जगह पे बोलना चाहिए था,
वी डू नॉट अज्यूम द आइटम्स जो कि लॉन्ग टाइम इनटू द फ्यूचर होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। जी जनाब, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आई थिंक इसका आंसर गलत लगा हुआ है। 2.18 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द फाइनेंशियल मेट्रिक दैट सीक्स टू कैप्चर द टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि इस पे कितना लगाएंगे, इस पे कितना मिलेगा, जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें पहली जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय ए डिस्काउंट फैक्टर इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय ए कंपाउंड फैक्टर। गलत बात है। देखिए डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस टी, और कंपाउंड फैक्टर क्या होता है जी 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी। तो ये कैसे हो सकता है कि इससे मल्टीप्लाई करें या इससे मल्टीप्लाई करें सेम हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल है द प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्यूचर वैल्यू। ओए होए होए, तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू। क्या ऐसी कोई बात होती है? नहीं होती है। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में एक दूसरे का रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप नहीं होता है। प्रेजेंट वैल्यू फेल्स टू अप्रेज द लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल कैश फ्लोज। ये बात भी हमने जिक्र कर ली है कि ये गलत है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग लेकर ही तब आते हैं जब हमें लॉन्ग टाइम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की जो है ना वो उनकी वैल्यूएशन करने की जरूरत पेश आती है। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। सालिक wants to save money over a period of 10 years in order to meet the expenses to be incurred on the higher education of her daughter. Okay, 10 साल का टाइम पीरियड है जनाब उसके पास जिसमें उसने पैसे जमा करने। He has recently invested a sum of 500,000 and plans to save and invest rupees 25,000 at the end of each year. Which of the following amount will be available to him at the end of 10th year if he earns a profit of 8% per annum compounded quarterly? अब जरा देखिएगा कि उसके पास है दो मेथड्स सेव करने के। उसको कुछ पैसे चाहिए आज से 10 साल के बाद, वो आज खड़ा है, और 10 साल के बाद उसको अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसके पास दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स तो ये है कि 5 लाख रुपए उसके पास पड़े हुए हैं और वो उसने इन्वेस्ट कर दिए हैं किसी बैंक में। इन 5 लाख रुपयों के ऊपर उसको जो पैसे मिलेंगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8%। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है और टाइम क्योंकि 10 इयर्स है तो यहां पे हम इसका एस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, उसने मजीद एक और काम शुरू किया कि वो अब हर साल ईच ईयर वो कुछ पैसे जमा कराता है बैंक में, जो कि है 25,000 रुपए। यानी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें साल वो हर साल 25,000 रुपए जमा करवाता है बैंक में। ओके, ये क्योंकि हर साल जमा करा रहा है तो दिस इज एन एन्युटी, और ये एन्युटी ऑर्डिनरी है क्योंकि पहली पेमेंट वो पहले साल के एंड पे करा रहा है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि साल के एंड पे, 10वें साल के एंड पे उसके पास टोटल कितने पैसे इकट्ठे हो चुके होंगे। तो उसके पास दो सोर्सेज हैं। एक तो है जी 5 लाख रुपए वो इकट्ठे हो गए होंगे, और एक उसने अभी कुछ एन्युटी में भी पैसे जमा कराना शुरू किए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो 8% है ये कंपाउंड क्वार्टरली है। हम ये बात कर चुके हैं कि एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर, तो ये जो रेट होता है इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पेमेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर पेमेंट ईयरली है तो रेट भी कंपाउंड एनुअली होना चाहिए। दिस इज द रूल। अगर पेमेंट्स जो है वो क्वार्टरली है तो रेट भी कंपाउंड क्वार्टरली होना चाहिए। यानी कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, रेट में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और पेमेंट फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए, जो कि इस सवाल में नहीं है। उसने कहा प्लान टू सेव एंड इन्वेस्ट 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि कंपाउंडिंग, ये जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 25,000 एनुअली है, लेकिन जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 8% कंपाउंड क्वार्टरली है। तो सबसे पहले मैं 8% कंपाउंड क्वार्टरली को कन्वर्ट करूंगा अपने इक्विवेलेंट रेट ईयरली रेट के अंदर। तो रेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस रेट नॉमिनल डिवाइडेड बाय नॉमिनल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है 8%, 0.08 डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टर्स हैं 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1,
अगर हम ये कैलकुलेशन करने का जोखम उठाएं तो हमें पता चलेगा कि दिस इज 1 प्लस 0.02 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 4 और फिर उसके बाद 1.02 रेज टू पावर 4 माइनस 1, ये मेरे पास बनेगा जनाब मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम कर लें तो 8.24%। तो 8.24% इज द रेट जो कि आपने यहाँ पे कंपाउंडिंग में यूज करना है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कि 5 लाख रुपए बढ़ के फ्यूचर में कितने हो जाएंगे, तो S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी है। P है हमारे पास 500,000, रेट है जनाब 8.24%, 0.0824 रेज टू पावर 10 ईयर्स। तो हम लोग इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे जनाब कि जो 5 लाख रुपए उसके पास हैं ये इकट्ठे होके बन जाएंगे 1.0824 रेज टू पावर 10, ये तो बन जाएंगे 11,03,691, 11,03,691। ये तो वो अमाउंट हो जाएगी जो उसने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसके बदले मिल रहे हैं। दूसरा एनवीटी है। एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो 25,000 रुपये हर साल जमा करा रहा है। 1 प्लस रेट है जी 0.0824 रेज टू पावर 10 ईयर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0824। तो ये हमारे पास कितना बनेगा जनाब, हम कहते हैं 25,000 इंटू फिर दोबारा इंटू 1.0824 रेज टू पावर 10 राइट एरो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डाउन एरो 0.0824। तो आपके पास आंसर आएगा 3,66,317। तो 3,66,317 ये है जनाब फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट एन्युटी जो कि वो जमा कराएगा हर साल में। तो 3,66,317 प्लस 11,03,691, तो आपके पास आंसर आएगा जी 147,000,000। तो द अमाउंट इज 14,70,008। ये अमाउंट आपके पास आपके क्वेश्चन में होनी चाहिए। आई थिंक कि जिसने ऑप्शंस बनाई हैं वो शायद कुछ कैलकुलेशन में मिसिंग कर गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से 14,70,008 होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। अ डील सेव्ड एक्स अमाउंट इन जनवरी, ईच मंथ ही सेव्ड 100 मोर देन द प्रीवियस मंथ। इफ द टोटल सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर स्टूड एट 16,200, हाउ मच डिड ही सेव्ड इन जनवरी। तो जरा गौर से देखिएगा, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ गया है। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने पहले साल जो पैसे सेव किए हैं डेट इज एक्स पहले मंथ में, तो जो सेकंड टर्म है डेट इज एक्स प्लस 100 और जो थर्ड मंथ में जो आपने पैसे सेव किए होंगे डेट विल बी एक्स प्लस 200, क्योंकि हर साल वो पिछले साल से 100 रुपये ज्यादा सेव करी जा रहा है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, एक्स, एक्स प्लस 100, एक्स प्लस 200 एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास है 12 मंथ्स, तो सम ऑफ 12 मंथ्स जो कि उसने हमें दिया हुआ है डेट इज 16,200। तो अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं, सम ऑफ n इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस d इंटू n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपके पास है। आपको पता है कि टोटल 12 टर्म्स का सम 16,200 है। n जो है वो 12/2 कर लेंगे हम। 2 फर्स्ट टर्म जो है वो x है, कॉमन डिफरेंस 100 का है और 12 माइनस 1 ये आपके पास इस तरीके से ये आइटम आ जाएगी। अब यहां से जब आप x को सॉल्व करेंगे तो x आपका बनेगा जनाब 800। ठीक है, यानी कि पहले हम ये 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, ये 1100 बन जाएगा, ये उधर जाके माइनस कर देंगे, फिर 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा x का 800। तो x इज 800, राइट। चलें जी, ये 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू।